हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड प्रश्न पत्र में आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति का अर्थ, परिभाषा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, कृषि क्रांति के विभिन्न आविष्कार, उनसे उत्पादन में वृद्धि आदि विषयों पर गहनता से चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में हुई थी। वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और वस्त्र उद्योग में इस क्रांति के जो सहायक साधन थे, अपने कहें वो मशीनें चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत, तो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति हुई। लौह उद्योग क्षेत्र में क्रांति हुई। सड़क एवं नहर निर्माण में क्रांति हुई। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति हुई और संचार के क्षेत्र में क्रांति हुई। वस्त्र उद्योग में क्रांति में विभिन्न आविष्कार हुए, जिसके कारण सूत कातने के जो परंपरागत साधन तकली और चरखा थे, वे वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं थे। अतः कताई बुनाई के नवीन उपकरणों का आविष्कार हुआ, जिसको हम एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। ये वर्षवार आविष्कारकर्ता और उसके कारण क्या परिवर्तन हुए, ये टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहले 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिससे कपड़े बुनने के कार्य में तेज़ी आई। उसके बाद 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जो कि स्पिनिंग जेनी में ही सुधार करके जल शक्ति से चलाया जाता था। यह सूत काटने का जो यंत्र था, इसने कारखाना पद्धति को जन्म दिया। वाटर फ्रेम का आविष्कार ने ही सूती वस्त्र उद्योग में कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। इसी कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिलाकर म्यूल नामक मशीन बनाई, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। 1785 में कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, करगा, जिसे अपन करगा कह सकते हैं हिंदी में, उसका आविष्कार किया। यह जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चल सकता था। इससे सूत काटने के कार्य में कपड़ा बुनने के कार्य में तेज़ी आई और अच्छी किस्म का कपड़ा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बना, जिससे वो सस्ता हो गया। 1793 ईस्वी में एली व्हिटने नामक एक अमेरिकी ने कॉटन जिन का आविष्कार किया, जिससे कपास से बिनोले को अलग किया जा सकता था, जिससे रुई बड़ी मात्रा में बनने लगी। यह मशीन 50 मजदूरों के बराबर काम करती थी। 1885 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने बुनाई मशीन जो स्वचालित थी, इसका आविष्कार किया, जिससे कपड़े बुनने के कार्य में तेज़ी आई। 1846 में एलियास होव ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया, जिससे सिले हुए वस्त्रों के क्षेत्र में क्रांति हुई और कम श्रमिकों से कम समय में अधिक मात्रा में वस्त्र उत्पादन होने लगा। इन विभिन्न आविष्कारों के कारण कपड़ा उद्योग में एक प्रकार से वस्त्र उद्योग में क्रांति उत्पन्न हुई
क्रांति से तात्पर्य परिवर्तन, परंपरागत व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, कपड़ा और धागा बुनने वस्त्र सिलने के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, वही उसे ही हम वस्त्र उद्योग में क्रांति की संज्ञा देते हैं। यानी अब परंपरागत साधनों के स्थान पर, तकली और चरखा के स्थान पर, ये नए नए जो आविष्कार की मशीनें थी, इनका प्रयोग होने लगा। अच्छा सूत कम समय में काता जाने लगा, बुनाई कार्य में तेज़ी आई, वस्त्रों को सिलने के कार्य में तेज़ी आई, जिससे वस्त्र उद्योग का जो ढांचा था वही बदल गया। अब वस्त्र उद्योग घरेलू घरों में बैठकर कार्य करने वाला उद्योग न हो, कारखानों में बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार देने वाला उद्योग बन गया। और जो ये वस्त्र बना, इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में तेज़ी से पनपा। हम देखते हैं ऊर्जा क्षेत्र में वाष्प इंजन के आविष्कार से नए परिवर्तन आए। इससे पहले यंत्रों को जल शक्ति और पवन ऊर्जा से चलाया जाता था, मगर इनके उपयोग की सीमाएं थी। जल की धाराओं को हर जगह ले जाया जाना पॉसिबल नहीं था। जहाँ कारखाने स्थापित थे वहाँ जल धाराएँ नहीं थी, जहाँ जल धाराएँ थी वहाँ मजदूर उपलब्ध नहीं थे, मशीनें उपलब्ध नहीं थी, अतः इनका सीमित मात्रा में उपयोग हो पाता था। पवन ऊर्जा भी जिन क्षेत्रों में हवा ज़्यादा चलती थी वहीं सफल थी, तो इनके उपयोग करने में काफ़ी कठिनाइयाँ भी थी। अतः वाष्प शक्ति का उपयोग जो है हर जगह किया जाने लगा। 1712 ईस्वी में न्यूकोमेन ने एक वाष्प इंजन बनाया जो खानों से पानी निकालने के काम आता था, ताकि उसमें खनन हो सके। मगर उसका न्यूकोमेन का जो वाष्प इंजन था वो भी काफ़ी भारी था, जिसे प्रत्येक स्थान पर ले जाया जाना संभव नहीं था और खर्चीला भी काफ़ी था। अतः इसको परिष्कृत करके 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप का इंजन या वाष्प इंजन बनाया, और इसीलिए हम भाप के इंजन के आविष्कार के रूप में ज़्यादातर लोग जेम्स वाट को ज़्यादा जानते हैं। यह हल्का भी था और कम खर्चीला भी था। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव था। इसे सूती वस्त्र जो मशीनें थी उनको चलाने में सुविधा हुई, और इस इंजन के प्रयोग से वस्त्र उत्पादक कारखानों में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। अब इन मशीनों को बनाने के लिए लोहे की जो ज़रूरत थी, अब लोहा जो है अयस्क से भट्टियों में 1400 डिग्री तापमान पर पका करके उससे इस्पात या शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता था, और इसमें काफ़ी समय लगता था और ये काफ़ी महंगा भी पड़ता था। तो 1750 ईस्वी के लगभग अब्राहम डर्बी और जॉन रोबेक ने लोहे की भट्टियों में पत्थर के कोयले से बने कोक का प्रयोग किया, जिससे लोहा अयस्क को पिघलाने के कार्य में तेज़ी आई, क्योंकि कोक जो है ज़्यादा उष्मा देता था। अब कोक की मांग बढ़ने से पत्थर के कोयले के खनन में तेज़ी आई, उसमें भी वृद्धि हुई, और इससे नई किस्म की जो भट्टियाँ बनी जिसमें पत्थर का कोयला या कोक प्रयोग होता था, उससे लोहा बड़ी मात्रा में बनने लगा। 1784 में हेनरी कोर्ट ने पडलिंग विधि का आविष्कार किया, जिससे शुद्ध लोहा बनना प्रारंभ हुआ। हेनरी बेसमेर ने ढलवा लोहे से सीधे इस्पात तैयार करने की विधि खोजी। इसमें लोहे की जो विभिन्न अशुद्धियाँ थी उनको हवा में ही जला दिया जाता था, यानी सीधे ही अच्छा और शुद्ध गुणवत्ता का लोहा प्राप्त हुआ, और इस लोहे के प्राप्त होने से मशीनें बनाने के कार्य में तेज़ी आई, और विभिन्न मशीनों ने कृषि कार्य, वस्त्र उद्योग या ऊर्जा क्षेत्र में भी मशीनों की ज़रूरत थी। तो एक प्रकार से हम कहें लोह उद्योग ने ही अन्य क्षेत्रों में क्रांति को बढ़ावा दिया। इन सब अब जब वस्त्र उद्योग में क्रांति हो गई, ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति हुई, लोहे से मशीनें भी बनने लगी, तो यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में भी एक प्रकार से परिवर्तन आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया, क्योंकि अब जो बड़ी मात्रा में जो उत्पादन हुआ उसको खपाने के लिए और उसके लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए अच्छी सड़कों की ज़रूरत महसूस हुई, यातायात के मार्गों की ज़रूरत महसूस हुई, परिवहन के साधनों की ज़रूरत महसूस हुई। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड के मकाडम ने एक सड़क निर्माण का नया तरीका बताया। उसने बताया कि सड़कों के नीचे सबसे पहले बड़े पत्थर, उसके ऊपर फिर छोटे पत्थरों की परत और सबसे ऊपर बजरी या मिट्टी की परत लगाने से वो सड़कें ज़्यादा उपजाऊ और ज़्यादा उपयोगी और टिकाऊ होती है, और वह सभी मौसम के लिए उपयोगी थी। बारिश के मौसम में भी उन्हें कम क्षति पहुंचती थी। तो इस मकाडम की जो सड़कें थी वो इसने यातायात के क्षेत्र में एक प्रकार से कहें क्रांति कर दी। अब सड़कें टिकाऊ एवं मजबूत बनने लगी। मगर भारी सामान के परिवहन के लिए सड़कें महंगी पड़ती थी। तो प्राचीन समय से ही मनुष्य ने नदी के जल का प्रयोग भारी सामान के परिवहन के लिए करना शुरू किया था। और जैसे कि प्राचीन काल में हम देखते हैं जहाज़ों के माध्यम से व्यापार, जल मार्ग से व्यापार ज़्यादा होता था क्योंकि वो सस्ता पड़ता था लागत में। तो इस काल में भी ब्रिटिश सरकार ने नहरें बनाने की और लोगों को प्रोत्साहित किया। जेम्स ब्रिंडले ने 1761 में ब्रिज वाटर नहर बनाई, जिससे माल लाने ले जाने का खर्च या ढोने का खर्च जो है वो आधा रह गया। इसके बाद अनेक कंपनियां नहरें बनाने की ओर अग्रसर हुई या प्रोत्साहित हुई। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेसेप ने स्वेज नहर का निर्माण कार्य किया, जो कि 1869 ईस्वी में यातायात के लिए खोल दी गई। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन एक बार RSP एग्जाम में आया था, स्वेज नहर किसको मिलाती है, तो हमें ध्यान रखना है स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को मिलाती है, यानी यूरोप से एशिया को जोड़ती है। ये एक जीके का अच्छा सवाल भी हो गया। 1869 में बनकर तैयार हुई और इसका तैयार करता फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेसेप था। तो इसको हमें स्वेज नहर के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इस स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी है वो 1/3 कम हो गई। अब इंग्लैंड जो है उसे इंग्लैंड को अटलांटिक महासागर के चक्कर लगाने की अपेक्षा डायरेक्ट सीधे ही अपन कहें इटली के पास होता हुआ, भूमध्य सागर से होता हुआ वह सीधे ही एशिया में प्रवेश करने लगा, सीधे ही भारत आने के लिए उसे मार्ग मिल गया। परिवहन के क्षेत्र में एक अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने भाप से चलने वाली नौका बनाई, जिसका नाम था क्लेमोंट नौका। यह पानी पर बड़ी तेज़ी से गति करने लगी। लोगों को बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि पानी पर कैसे वाष्प चालित नौका दौड़ रही थी। 1838 ईस्वी में स्टीम बोट सीरियस नामक स्टीम बोट थी, यानी भाप से चलने वाली ये नौका थी। इसने भी 18 दिनों में अटलांटिक महासागर पार करके लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। लोगों में एक प्रकार से हम कहें खलबली पैदा हो गई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया, जो लोहे की पटरियों पर चल सकता था। इस आविष्कार के कारण मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य 1830 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चली, जिससे भारी सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सस्ता और सुविधाजनक हो गया। 1839 ईस्वी में चार्ल्स गुडियर ने रबड़ के वल्कनीकरण की विधि खोजी, जिससे मोटर उद्योग में क्रांति हुई। और 1880 ईस्वी में पेट्रोल इंजन के आविष्कार ने तो परिवहन के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कर दिया। संचार के क्षेत्र में क्रांति ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाना ज़्यादा आसान कर दिया। इसने व्यापार में काफ़ी सहयोग किया। प्राचीन समय में जो संचार के जो साधन थे, पैदल हरकारे या ऊँटों पर या घोड़ों पर जो सूचनाएं या समाचार ले जाए जाते थे, इस व्यवस्था में समय अधिक लगता था और महंगी भी पड़ती थी। एक सामान्य व्यक्ति के ये बस में नहीं थी। 1840 ईस्वी में रोलैंड हिल नामक एक अंधे व्यक्ति ने डाक टिकट व्यवस्था की शुरुआत की। उसने 1 पैसे के टिकट से किसी भी पत्र को इंग्लैंड में किसी भी जगह भेजे जाने की व्यवस्था शुरू की। इससे लोगों को सूचनाएं पहुंचाने में आसानी हो गई। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र का आविष्कार किया, जिससे सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से पहुंचने लगी। एक अमेरिकी साइरस फील्ड ने 1867 ईस्वी में अटलांटिक केबल तैयार की।
जिसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया था, और जिससे सूचनाएं बड़ी तेज़ी से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर गति करने लगी, चलने लगी। 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन के आविष्कार से तो संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया इसने, जिससे अब व्यक्ति सीधे ही फेस टू फेस इन डायरेक्ट सूचनाओं को भेजवाने में सक्षम हो गया। और वर्तमान हम देखते हैं इस मोबाइल के क्षेत्र में जेब में लेकर आदमी सूचनाओं को घूमता है। काफ़ी बड़ी क्रांति कर दी आज नेट और इस एंड्रॉयड मोबाइल ने सारी सूचनाओं। जैसे आज अपन डिजिटल क्लास भी ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पता नहीं मेरे से 50 किलोमीटर दूर बैठे होंगे, मगर वो चाहें तो ऑनलाइन मेरे से जुड़ सकते हैं, या इस वीडियो के थ्रू भी वो संचार के क्षेत्र में क्रांति का लाभ ले पा रहे हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों ने औद्योगिक क्रांति को गति दी, जो आज भी लगातार चल रही है। इस क्रांति में रक्तपात एवं कोलाहल का सर्वथा अभाव था। ये शांतिपूर्ण साधनों से संपन्न होने वाली क्रांति थी। क्रांति शब्द से ही हम समझ लें, ये परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन की सूचक थी। धन्यवाद।